हेलो डियर एडल्ट्स। सो क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी के पार्ट 4 पे पहुंच चुके हैं। अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा कि एक रिसर्च करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या पढ़ा हमने कि पहले एक हम प्रॉब्लम खोजते हैं, फिर हम उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम फाइनली ये समझते हैं कि इसको वापस से करना है या नहीं करना है, एनालिसिस क्या आया उसके हिसाब से। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, जब डेटा कलेक्शन की बात करें तो हमने पढ़ा कि इसमें 6 अलग अलग तरीके होते हैं: ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन रिसर्च, सर्वे रिसर्च, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड केस स्टडी। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग तक हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम केस स्टडी पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। केस स्टडी और उसके बाद फिर हम एनालिसिस ऑफ डेटा पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी पढ़ेंगे और उसके बाद एट द एंड हम एथिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी शब्द से ही समझ में आ रहा है हमें कि किसी केस का, किसी पर्टिकुलर केस की कंप्लीट स्टडी जब हम करते हैं उसे केस स्टडी कहते हैं। ठीक है, ये केस स्टडी बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। रियल लाइफ में आपके साथ क्या हुआ है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट इंडिविजुअल हो सकता है, वो सब्जेक्ट ग्रुप हो सकता है, छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप नहीं। सो इनके ऊपर जब हम इनकी पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं कि अगर आपको एंजाइटी है तो क्यों है, आप किसी चीज़ से डरते हो तो क्यों डरते हो, कोई स्पेसिफिक फोबिया अगर है आपको तो वो फोबिया क्यों है। ठीक है, अगर हम किसी बच्चे के बारे में अगर पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई बच्चा हो जो क्लास 11th में आ चुका है बट उसको पढ़ाई में उतना मन नहीं करता या उसको कुछ याद ही नहीं होता, ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट कि यार क्या कारण हो सकते हैं, इसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इसके पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिसके कारण से ये ऐसा है। ठीक है, कई बार बहुत सारे बाइसेक्सुअल इश्यूज़ में ये चीज़ होती है जहाँ केस स्टडी करना पड़ता है कि ये क्यों हुआ। ठीक है, अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं, हम बेसिकली 3 अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल्स के ऊपर पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका थॉट प्रोसेस कैसा था, तो क्यों उनके दिमाग में इतनी क्रिएटिव चीज़ें आती थी। ठीक है, जब हम उनकी केस स्टडी पढ़ते हैं। हम इंस्टीट्यूशंस का पढ़ सकते हैं कि क्यों कोई स्कूल जो है वो बहुत अच्छा है और कोई स्कूल है जो बहुत साल से है बट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। या फिर हम तीसरे कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को पढ़ सकते हैं, जैसे कि उन बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा जो सुनामी झेल कर आए होंगे, या उन बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा जो वॉल्केनो इरप्शन के बाद अपनी आधी फैमिली खो चुके होंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं किसी की तो वो होती है केस स्टडी। ठीक है, अब केस स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब हम डेटा कलेक्शन की बात कर रहे होते हैं। सो फ्रूड्स जो थे, सिगमंड फ्रूड, उन्होंने साइको एनालिटिकल में जब अपना काम चालू किया था तो उन्होंने ये बोला कि आपको ना अपने सब्जेक्ट का पूरा डेटा रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास वो डेटा नहीं है तो आपको वो डेटा निकालने आना चाहिए। ठीक है, सो जब तक आपके पास अपने सब्जेक्ट के पूरे डेटा नहीं होगा सीरीज वाइज, आप तब तक सही डायग्नोज नहीं कर पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अच्छे एक्सपीरियंसेस या बुरे एक्सपीरियंस एक दिन में नहीं होते हैं, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो आपकी लाइफ में होते हैं और उसके कारण से आपका एक्सपीरियंसेस जो पिछले हुए हैं उसके कारण से आज आपका एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो चाहे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हों, दैट मस्ट बी रीजन कि आज आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो या बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में बहुत अच्छे हो। ठीक है, या आपकी 15-20 गर्लफ्रेंड्स हैं तो ये सारे इवेंट्स होंगे। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो इसके पीछे भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे। ठीक है, बंदी नहीं पड़ रही, क्यों? क्योंकि आपने कभी फोकस ही नहीं किया, आपने कभी उस पर काम ही नहीं किया, आपने कभी लड़कियों से कैसे बात की जाती है या लड़कों से किस तरीके से बात की जाती है उसमें आपने कभी फोकस ही नहीं किया, आपका फोकस कहीं और था, आप उसमें बहुत अच्छे हो सकते हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें केस स्टडी में आती हैं कि कब कब पिछले सालों में क्या क्या चीज़ें आपके साथ हुई हैं। ठीक, अब केस स्टडी में कई बार क्या होता है, जब आप इंडिविजुअल आदमी को की केस स्टडी पढ़ रहे हो किसी एक ही मेथड से, तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हो सकता है क्योंकि उतना रिलायबल नहीं होता है। ठीक है, सो आपको मल्टीपल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे उस बंदे के साथ उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए। मल्टीपल मेथड्स मतलब क्वेश्चन सर्वे हो सकता है, आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड हो सकता है, केस स्टडी हो सकती है। तो केस स्टडी एक पार्ट हो सकता है उसका, बट वो पूरी तरीके से आप इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही साथ में केयरफुल प्लानिंग की भी बहुत जरूरत है। ये डिपेंड करता है कि जो सामने आपका एनालिस्ट बैठा है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है आपसे सही क्वेश्चंस पूछने की, आपके पूरी केस स्टडी को किस तरीके से समझने की, साइकोलॉजिस्ट की कितनी महत्व है या उसका नॉलेज कितना है, उसके एक्सपीरियंसेस कितने हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब हम किसी स्पेसिफिक केस स्टडी के बारे में बात करते हैं तो हम 3-4 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और फिर स्टडी करते हैं किसी केस स्टडी को, जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंसिडरिंग कि सबके व्यू पॉइंट उसमें मैच करेंगे। ठीक है, सो ये तो हुई बात कलेक्शन ऑफ डेटा जिसमें हम सारे 6 चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो इस डेटा की एनालिसिस। डेटा तो आपने कलेक्ट कर लिया,
एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की, उसके बेसिस में आपने अलग अलग मेथड यूज करके डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब इस डेटा के साथ करोगे क्या? सो इस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा आपकी ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से। क्या आपका ऑब्जेक्टिव था रिसर्च का, उसके हिसाब से आपने अब डेटा को एनालाइज करना है। अब डेटा एनालिसिस की जब बात आती है, मतलब कि उसमें से क्या निकल के आ सकता है उस डेटा से, सो दो चीज़ों पे बात करते हैं, या तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और या क्वालिटेटिव एनालिसिस। दोनों को क्या होते हैं ये समझते हैं। तो क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव इज बेसिकली नंबर्स। सो नंबर्स में क्या होता है कि जब हम एडीएस को रिसर्च करते हैं या इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के सामने एक स्पेसिफिक नंबर होता है। अगर आपने यस टिक किया तो 1 नंबर, नो टिक किया तो 0 नंबर। सो यहाँ से रिसर्च चेक करते हैं कि आपका टोटल स्कोर क्या है, और उसके हिसाब से जब हम मैनुअल से मिलाते हैं तो हमें समझ में आता है कि उसका कितना डिप्रेशन है, कितनी एंजाइटी है, कितना स्ट्रेस है। ठीक है। सिमिलरली दूसरा टाइप होता है स्केलिंग, जहाँ पर 1 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, 50 नंबर मिल रहा है, जैसे आपके एग्जाम के टेस्ट स्कोर्स होते हैं, वो हो गया आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरी चीज़, अभी एक न्यूज़ आई है कि क्लास 12 के किस तरीके के एग्जाम के स्कोर्स होंगे, कि क्लास 10th का 30% स्कोर मैथ करेगा, क्लास 11th का 30%, क्लास 12th का 40%। सो ये जो परसेंटेज है, ये जो नंबर है, ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक नंबर आ रहा है, एक नंबर पैरामीटर्स आ रहे हैं। सो ये जो है ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की कुछ चीज़ें हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ी होंगी, जैसे मीन मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आती हैं। क्वालिटेटिव मेथड की जब हम बात करते हैं तो हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट को देखते हैं। तो जब हमने ऑब्जर्वेशन की बात करी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करी, उसको आप कैसे मेजर करोगे? उसमें कोई नंबर तो आ नहीं रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, उसमें कोई नंबर नहीं आ रहे। ठीक है। सो ऐसी चीज़ों को आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पे जाओगे। ये डिपेंड करता है कि जो रिसर्चर है उसकी क्वालिटी क्या है, उसको चेक करने की। हर चीज़ को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी की ग्रीफ को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि अच्छा ये जो है ग्रीफ के स्केल में 100 में ये 50% इसको दुख है, गम है किसी चीज़ का, ये आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सो ऐसी चीज़ों को क्वालिटेटिव असेसमेंट या क्वालिटेटिव मेथड से आपको चेक करना होता है। सो जो रिसर्चर होता है वो इसको एक कंटेंट एनालिसिस के फॉर्म में लेता है और अपने हिसाब से उसमें स्कोरिंग करता है, या अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करता है कि ये इसका डेटा का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जा सकता है। कोई स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपका किस में आया? एनालिसिस ऑफ डेटा पे आ गया। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस। सो हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कहीं फ़ायदे हैं तो कहीं नुकसान भी है। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि आप इस लिमिटेशन के बाहर नहीं जा सकते। जब हम साइकोलॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, डेटा लेने की बात करते हैं, डेटा को एनालाइज करने की बात करते हैं, ठीक है, सो यहाँ वहाँ पर आता है कुछ लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं साइकोलॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन के? पहला हो सकता है लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट। क्या होता है ये? जब आपका इस एग्ज़ाम में स्कोर आया, ठीक है, आपके 10 नंबर आए, 10 नंबर का मतलब कि आपने 0 से 10 आया, 0 आपका प्योर 0 पॉइंट है, वहाँ से 10 नंबर ऊपर आओ। ठीक है। आप अगर 500 मीटर दौड़ रहे हो तो आप 0 से 500 मीटर दौड़े हो, तो आपका एक 0 पॉइंट है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बट जब हम साइकोलॉजिकल डेटा की बात करते हैं तो कोई 0 पॉइंट नहीं होता। किसी का इंटेलिजेंस अगर आप चेक कर रहे हो तो आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कि अच्छा इसका इंटेलिजेंस 0 से स्टार्ट हुआ था और ये उस स्केल में इसका जो है IQ है वो 90 है। ठीक है, तो कोई 0 इंटेलिजेंस नहीं होता। ठीक है। दूसरी लिमिटेशन है रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब रिलेटिव नेचर क्या होता है? रिलेटिव नेचर मतलब कि जो मेरा सब्जेक्ट है उससे मैं उसके लैंग्वेज में बात कर पा रहा हूँ। ठीक है। अब मान लो आपको और मुझे इंग्लिश आती है समझ में, और मैं एकदम से कन्नड़ में बात करना चालू कर दूं, आपको समझ में ना आए। सिमिलरली एज अ यूथ अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स जो देता हूँ वो बेसिकली उस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं जो एज अ यूथ आपको कनेक्ट कर सके। बट अगर मान लो मैं आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ या वैसा कुछ करना चाहूँ जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, जो आप रिलेटिव नहीं कर पा रहे हो, सो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। सो हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको उसमें क्वेश्चंस जो है वो जनरेट करने होते हैं ताकि उसको समझ में आए एक्चुअली। अगर मान लो आप किसी गांव में जाकर उससे बात करते हो कि अच्छा एक बात बताओ यार, मॉल में किस तरीके के लोग आते होंगे, ठीक है, उसको पता ही नहीं है मॉल क्या होता है, तो वो कैसे बताएगा कि मॉल में किस तरीके के लोग आते हैं। ठीक है। सो दिस इज व्हाट रिलेटिव नेचर जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में मिसिंग होता है, या उसको बहुत आराम से मैनेज करके चलना होता है। तीसरी लिमिटेशन है जो अभी हमने बात की थी, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। सो क्या होता है, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो बहुत सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। मतलब हर कोई अपने हिसाब से उसको एनालिसिस कर सकता है कि यार मुझे ये इसमें ऐसा लग रहा है, किसी और को उसमें कुछ और लग रहा होगा, किसी तीसरे को उसमें उसी डेटा में कुछ और लग रहा होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है। जैसे मान लो आपके एग्जाम्स में आपने आंसर लिखा अपने मन से, अब उसमें यह भी डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर आपका आंसर चेक कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं।
जैसे आपके एग्जाम्स में होता है कि आपने आंसर तो अपने मन से लिख दिया, बट आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं ये डिपेंड करता है कि किस टीचर ने आपका आंसर शीट चेक किया है। अगर उस टीचर का मूड अच्छा है, घर में झगड़ा नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपको अच्छे नंबर मिल गए हों। अगर उसका घर में झगड़ा हुआ है या उसको लगता है कि नहीं जो बुक में आंसर है सेम टू सेम इसमें भी होना चाहिए, भले आप सही हो बट आपने सेम टू वर्ड नहीं लिखा है, तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं वो भी सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, और लास्ट चीज जो हम इसमें बात करेंगे वो है एथिकल इश्यूज। मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो एथिक्स भी होंगे ना यार। ऐसा तो नहीं है कि बस मुंह उठाया चल दिया और काम कर लिया। ठीक है, पहली चीज जो इसमें हो सकती है कि आप जिसका टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो उसके साथ, आप उसको क्या करवाना चाह रहे हो, उससे किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भैया ये चीज़ें हैं, ये हम कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी चीज़ कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हो, ठीक है, या आप उसको किसी हैजार्डस सिचुएशन में डाल रहे हो ये चेक करने के लिए कि वैसी सिचुएशन में अगला कैसा रिएक्ट करता है, तो इस चीज़ का उसको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। साथ ही साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कुछ होने ना दो। ठीक है, मतलब उसको नुकसान ना होने दो। तो ये सारे एथिकल इश्यूज होते हैं जो हमको पहले समझने होते हैं, और साथ ही साथ में जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये उसको बताना, उस अपने सब्जेक्ट को बताना कि आपका ये टेस्ट हुआ था और उसमें ये रिजल्ट आया है, ये भी हम एक एथिक्स के अंदर ही आता है। ठीक है, इसको और अगर डिटेल में आपको पढ़ना है, समझना है, तो बेसिक मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसके बाद थ्योरी पढ़ोगे अपनी एनसीईआरटी बुक से या किसी भी बुक से, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसे पढ़ने की, बट अगर आप चाहते हो पढ़ना, अपने वर्ड्स में अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, जो कि किसी भी टॉपर अगर आपको होना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नोट्स जो हैं वो अपने शब्दों में होने चाहिए। मैं हालांकि आपको नोट्स दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, बट आपको अगर टॉप करना है, मतलब 95 के ऊपर लेके आना है, 97-98% ले आना है, तो वो मेरे नोट्स से नहीं होगा, वो आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। रेफरेंसेस आप ले सकते हो बुक से, आप मेरे नोट्स से रेफरेंसेस ले सकते हो, बट दैट वुड ओनली हेल्प यू टू गेट 90% और 91% के आसपास। बट अगर आपको 95 प्लस 97 प्लस लाना है, तो आपको फिर अपने खुद के नोट्स अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड में बनाने होंगे, ताकि जब आप रिवीजन में बैठो तो आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपने क्या लिखा हुआ है। दूसरे के नोट्स आपको उतना हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कंप्लीटली द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। खत्म। सो अगर आपको लगता है कि चैप्टर आपको पसंद आया, आपके काम का है, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, आप मिस करोगे आने वाले सारी चीज़ें, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपने नोटिफिकेशन नहीं दबाया है, तो आप ये सारी चीज़ें मिस कर दोगे। बाकी आपकी मर्जी है। लाइक इस वीडियो को प्लीज़ कर देना अगर आपको पसंद आया है तो। ठीक है, एंड दिस एक्चुअली वुड हेल्प मी इन गेटिंग एन एसईओ। अब इसके बाद हम चैप्टर 3 पर बात करेंगे, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ह्यूमन बिहेवियर का बेस क्या है, आपकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, उसका बेस क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आपको पता है इस चैनल पे मैं उससे और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।